study the chapter wave optics. ओके अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर जो कि इम्पॉर्टेंट सिलेबस है जेईई मेंस इन एडवांस के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लाइट, आखिर लाइट क्या है? द फिजिकल chaos with the help of which our eyes experience the sensation of vision is known as light, or the form of energy which excites our retina and produce the sensation of vision is known as light. वो फिजिकल chaos जिसकी मदद से हमारे जो आईज़ हैं वो सेंसेशन ऑफ विजन एक्सपीरियंस कर पाती हैं, उसे लाइट कहते हैं। या फिर ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो हमारे रेटिना को एक्साइट करके विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, इसे हम लाइट कहते हैं। लाइट के प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, उसे किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोपगेशन के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। उसका वेलोसिटी सारे इनर्शियल फ्रेम्स में कांस्टेंट है, ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी कि सोर्स अगर मूव करते हुए भी उसे देखिए तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। उसका वेलोसिटी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है जो कि वेवलेंथ रेंज है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, देन इट विल बी फाइंड इन ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम फ्रॉम 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप चाहे तो इसको फ्रिक्वेंसी में भी चेंज कर सकते हो, नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो इसका जो वेवलेंथ इंटरवल है वो 400 आर्मस्ट्रॉन्ग 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर है। विजिबल रीजन में पाया जाता है, यानी इसे हम देख सकते हैं। इसका जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेज़र किया जाता है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और डबल रिफ्रैक्शन ये सब शो करता है। यानी रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इंटरफेरेंस जो हम अब पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे और डबल रिफ्रैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकता है मेटल सरफेस से, और तो और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है जो इसके बाद है। ओके, और ये थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है जब ये किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो तो। ओके, और तो और ये लाइट जो होता है उसका एक मोमेंटम और एनर्जी भी होता है। इसका जो थर्मल इफेक्ट है वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है जब से इसी सरफेस पर हो, और ये प्रूव करता है कि लाइट का कोई मोमेंटम और एनर्जी है। इसका जो वेलोसिटी है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। रेयर मीडियम में इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होता है। ये दो प्रोसेसेस के थ्रू प्रोपगेट करता है। पहला, जब पार्टिकल्स ही एनर्जी कैरी कर दे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरा, पार्टिकल ट्रांसमिट करे एक से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी प्रोपगेट करता है डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो लाइट एनर्जी दो प्रोसेसेस से प्रोपगेट कर सकता है। पहला, जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वही एनर्जी क्रिएट करे, मतलब प्रोपगेट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरा, पार्टिकल ट्रांसमिट कर दे अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी प्रोपगेट करेगा एक डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। अब अलग अलग थ्योरीज भी हैं लाइट के बारे में, जिनमें से आज जो थ्योरी आई है वो अब हम लोग मानते हैं। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरी दिया गया था, वो न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी था। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ये थ्योरी न्यूटन द्वारा दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उनके हिसाब से? लाइट जो है बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा और बहुत लाइट और इलास्टिक पार्टिकल्स होता है जो कि कॉन्स्टेंटली सारे ल्यूमिनस बॉडी यानी वो बॉडीज जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट सोर्सेस सारे डायरेक्शन में एमिट करते हैं। इसके हिसाब से बहुत ही छोटे, माइन्यूट और बहुत लाइट इलास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली एमिट किए जाते हैं सारे ल्यूमिनस बॉडीज़ द्वारा। ये जो कॉर्पस्कुलर्स होते हैं ये लाइट के स्पीड से चलते हैं, और जब ये कॉर्पस्कुलर्स हमारे रेटिना पे स्ट्राइक करते हैं तो एक सेंसेशन ऑफ विजन बनाते हैं। इन कॉर्पस्कुलर्स का जो वेलोसिटी होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
अलग अलग जो कलर्स होते हैं लाइट के वो अलग अलग साइज़ के कारण होते हैं, क्योंकि उन कॉर्पस्कल्स का साइज़ अलग अलग होता है। और कहा जाता है कि इनका रेस्ट मास 0 होता है, यानी अगर ये रेस्ट पे है तो उनका मास 0 है। Next, the velocity of these corpuscles in an isotropic medium is same in all direction but it changes with the change in the medium. यानी अगर कोई मीडियम आइसोट्रॉपिक है यानी सेम है हर एक डायरेक्शन में, तो उनका वेलोसिटी इसमें सेम होगा हर एक डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा इनका वेलोसिटी भी चेंज होगा। ओके, ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ये इनविजिबल होते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखते। तो इस थ्योरी से क्या क्या फेनोमेनन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहला, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। दूसरा, कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो रहा है। एंड तीसरा, कि लाइट में कोई एनर्जी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, जैसे कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्या इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब के सब इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। दूसरा, कि लाइट का वेलोसिटी रेयर मीडियम में क्यों ज़्यादा होता है और डेंसर में क्यों कम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है और क्रॉम्पटन इफेक्ट कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ये थ्योरी हमें नहीं बता पाती। और अब शुरुआत होता है हमारे वेव थ्योरी ऑफ लाइट का। ठीक है, हमने क्या कहा, इतने सारे थ्योरीज दिए गए हैं, हमारे न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर हाइजेंस वेव थ्योरी, फिर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी और फिर डी ब्रॉगली का ड्यूअल थ्योरी, ये सारे थ्योरीज दिए गए। अब हम लोग हाइजेंस की वेव थ्योरी की बात करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एक्चुअली। इस थ्योरी के अनुसार हाइजेंस द्वारा ये थ्योरी दिया गया एक हाइपोथेटिकल मीडियम में, जिसको ल्यूमिनीफेरस ईथर कहा गया। ईथर, ल्यूमिनीफेरस ईथर एक मीडियम है जैसे जो कि वैक्यूम के टाइप का होता है। तो एक वैक्यूम के टाइप के मीडियम में इसको लिया गया है, माना गया है वो हाइपोथेटिकल मीडियम। इसके हिसाब से ईथर एक इमेजिनरी मीडियम है जो कि सारे स्पेस में होता है, सारे स्पेस में, और ये आइसोट्रॉपिक होता है, यानी हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है और मासलेस होता है, यानी इस मीडियम का अपना कोई मास नहीं होता है, इलास्टिक है, आइसोट्रॉपिक है। तो अलग अलग कलर्स जो होते हैं लाइट के, वो अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ दीज वेव्स के कारण होते हैं। यानी इसने साफ साफ ये कह दिया कि लाइट एक वेव है और उसके अगर अलग अलग कलर है तो इसका मतलब उन हर अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ है, इसीलिए उनके अलग अलग कलर हैं। जो वेलोसिटी होता है लाइट का एक मीडियम में वो कांस्टेंट होता है, लेकिन मीडियम के चेंज होने के साथ ही उसका वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है। ये थ्योरी सारे टाइप ऑफ वेव्स के लिए बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, कहा जाता है जो लोकस होता है सारी ईथर पार्टिकल्स का, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हें हम वेव फ्रंट कहते हैं। यानी द लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज अ वेव फ्रंट। अब देखो, ये हमारा सोर्स है, सारे डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम इस पार्टिकल इस पॉइंट पर देखें तब ये इस तरफ जा रहा है, ये हमारा नया वेव फ्रंट, आई मीन एक नया सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये एक नया वेव फ्रंट है, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ध्यान से एक बार देखिए आप, ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट, ठीक, ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट जो सोर्स के कारण आया। अब इसका हर एक पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो ये इस टाइप से, इस पॉइंट को करेंगे तो ये भी इस टाइप से, इस पॉइंट को करेंगे इस टाइप से, और इन सब का जो टेंजेंशियल सरफेस होगा वो इसका नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा और सोर्स इस टाइप का होगा क्योंकि ये भी एक पॉइंट सोर्स था। तो ये सब एक पॉइंट सोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे और उसका टेंजेंशियल नया वेव फ्रंट होता रहेगा। इस तरीके से लाइट प्रोपगेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, और जो इसका पिछला वाला है ये इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। ये हमारा प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ओके, ये तो ए था पॉइंट सोर्स का। अब अगर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट को देखते हैं तो इसका हर एक पॉइंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है। चाहे इस पॉइंट पर देखें तो इसका टेंजेंशियल इसी में होगा। ये नया वेव फ्रंट, इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, फिर इसका भी इस डायरेक्शन में, फिर नया वेव फ्रंट आएगा और इसलिए ये हमेशा इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो इसके कुछ जो लाइंस इसने लिखे हैं, पहला, सारे ईथर पार्टिकल का जो लोकस होगा, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, वही वेव फ्रंट कहलाएगा। यानी ये सारे जो ईथर पार्टिकल्स हैं, इनका जो वेव फ्रंट होगा जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, वो उसका वेव फ्रंट कहलाएगा। ओके,
लाइट मीडियम में, मतलब लाइट उस मीडियम में किसी भी वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, यानी लाइट किसी भी मीडियम में वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं मीडियम में। और हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट का, वो सोर्स बन जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। ये सेकेंडरी वेवलेट्स है जो ये बन रहा है, और सारे डायरेक्शंस में विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी ये जो पॉइंट है, ये एक सोर्स की तरह एक्ट किया सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। तो ये सारे डायरेक्शन में एक्चुअली एमिट हो रहा है लाइट की स्पीड से, और इनका जो टैंजेंट प्लेन होगा, ये नया पोजीशन बताता है वेव फ्रंट का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। क्या हुआ, यहाँ से लाइट निकला, अगर ये वेव फ्रंट हम नया लेते तो इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और फिर उसका हर एक पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवलेट है उसका टेंजेंशियल देखेंगे तो नया वेव फ्रंट मिलेगा। फिर उसका भी हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, उसका भी सेकेंडरी वेवलेट्स देखेंगे, उसका भी जो टेंजेंशियल होगा वो हमारा नया वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ये प्लेन है। आगे आपको टाइप्स भी बताएंगे। तो इससे क्या क्या फेनोमेनन एक्सप्लेन्ड होते हैं? सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन। Next, rectilinear propagation of light, velocity in rarer medium being greater than that in denser medium। क्यों rarer medium में इसका velocity greater है और क्यों denser medium में इसका velocity कम है? क्यों? अब सोचो, rarer medium होगा तो ether particles close नहीं होंगे, दूर होंगे, तो इसको ज़्यादा मौका मिलेगा, है ना, अच्छे से लाइट को एमिट करने का। इस वजह से वेव फ्रंट्स जल्दी बनेंगे, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। अब कौन सा फेनोमेनन इससे एक्सप्लेन नहीं ही हुआ, वो क्या है? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। ये जो 3 इफेक्ट्स बताया गया, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट एक्चुअली इंडिया से हमारे डॉक्टर सी वी रामन द्वारा दिया गया इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना। और सेकंड है बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये सब जो थ्योरीज़ है, ये नहीं पता चल पाई कि आखिर लाइट बैकवर्ड कैसे चला। अब हम लोग आगे इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। यानी कि वेव फ्रंट, सारे पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, उनका लोकस ही उसका वेव फ्रंट कहलाता है। यानी लोकस सारे पार्टिकल्स का जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, वही उसका वेव फ्रंट कहलाता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट जान रही है कि ऐसा होता है। ओके, इसके टाइप्स भी होते हैं। शेप जो होता है वेव फ्रंट का, वो डिपेंड करता है कि लाइट का सोर्स का शेप कैसा है। ठीक है, वो कैसा है जहाँ से वो ओरिजिनेशन हो रहा है। तो जनरली 3 टाइप्स होते हैं इन वेव फ्रंट्स के। इनमें सबसे पहला होता है स्फेरिकल, जो कि पॉइंट सोर्स के कारण आता है। अब सोचो, ये हमारा पॉइंट सोर्स, तो ये पूरा एक स्फेयर कंसीडर करेगा जो कि उसका वेव फ्रंट होगा। ये स्फेयर का रेडियस हमेशा बड़ा होता जाएगा। अब कहा जा रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड के और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो आप एक बात याद रखिए कि जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा एम्पलीट्यूड है, वो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है। यानी इस स्फीयर का जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, वो घटता चला जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस थ्रू द सेंटर और द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी का अब क्या रिलेशन है। हमने क्या कहा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ये तो हमारा स्फेरिकल था। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल की। सिलेंड्रिकल एक लाइन चार्ट से आता है, लीनियर स्लिट। अब यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है हर डायरेक्शन में, एक डिस्क के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, ये हर डायरेक्शन में निकल रहा है। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √d के, यानी कि √r के। द सिलेंड्रिकल, लीनियर और स्लिट वेव फ्रंट में डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेटिव है, a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √t एंड a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। तो अब इंटेंसिटी तो स्क्वायर है एम्पलीट्यूड का, हेंस i इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप याद करो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जो एम्पलीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर रूट के। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये मेरा फेवरेट है। ये एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स है, बहुत इन्फिनिटी पे जो सिचुएटेड है, बहुत दूरी पर। उससे जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाते हैं। कैसे वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। यानी हर एक जगह पर अगर इनके परपेंडिकुलर प्लेन्स बनाए जा सकते हैं और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर वक्त कांस्टेंट होता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होता है। ये थे टाइप्स वेव फ्रंट्स के, उनका डायग्राम भी और उनका वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी भी। अब हम लोग वेव फ्रंट के कैरेक्टरिस्टिक पे कंसीडर करते हैं। कहा जाता है जो फेज डिफरेंस होता है अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में, एक वेव फ्रंट में ज़ीरो होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा वेव फ्रंट है क्या? जब पार्टिकल्स एक मीडियम के सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उसका लोकस ही वेव फ्रंट कहलाएगा। तो पहले ही कह दिया कि वो सेम फेज में वाइब्रेट करे तो उनका फेज डिफरेंस तो ज़ीरो आना ही है। ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं ना, ये लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं सारे डायरेक्शंस में, एक आइसोट्रॉपिक मीडियम में। और जो पॉइंट सोर्स होता है ना लाइट का, वो हमेशा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट देता है आइसोट्रॉपिक मीडियम में। और एक एनिसोट्रॉपिक अगर मीडियम है तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से वो चलेगा। एनिसोट्रॉपिक जिसका पूरा जो मीडियम है वो सेम ना हो, हर जगह अंतर हो ना। इस वेव फ्रंट का जो नॉर्मल होगा ना वही हमें रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सोचो, ये रहा हमारा प्लेन वेव फ्रंट, इसका नॉर्मल ये रहा रे ऑफ लाइट। ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसका भी नॉर्मल निकलेगा तो हमें मिल जाएगा हमारा रे ऑफ लाइट। ये हमारा पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल, इसमें भी नॉर्मल हमें दे देगा रे ऑफ लाइट। और ये हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है वेव फ्रंट। नाउ द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? द पाथ ऑफ द लाइट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज अ रे ऑफ लाइट। यानी लाइट एनर्जी का रास्ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रे ऑफ लाइट कहलाता है। और जब हम लोग राइट एंगल्स पर वेव फ्रंट पे ड्रॉ करें कोई लाइन तो वही रे ऑफ लाइट कहलाता है, जिसको एरोस के द्वारा हम लोग दिखा चुके हैं पिछले डायग्राम्स ऑफ वेव फ्रंट में। यानी आप बस वेव फ्रंट पे राइट एंगल्स पर कोई लाइन ड्रॉ करो, वही हमें रे ऑफ लाइट दिखाएगा। और उसमें एरोस तो हमने पहले भी देख चुके हैं वेव फ्रंट में। और यही हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी देगा। ओके, रे ऑफ लाइट हमें डायरेक्शन देता है, किस डायरेक्शन में लाइट चल रहा है और वो कहाँ है, आई मीन किस एरोज में है, कैसे वेव फ्रंट बना, ये हमें रे ऑफ लाइट पता चलेगा किससे? वेव फ्रंट से। अब शुरू होता है इंटरफेरेंस। क्या शुरू होता है? इंटरफेरेंस। अब आप याद रखिएगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको याद रखना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो लाइट वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी के, इंटरफेरेंस कब होता है? जब उनका फ्रिक्वेंसी जो होता है वो सेम होता है, एम्पलीट्यूड थोड़ा अलग होता है। ओके, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सेम फ्रिक्वेंसी होगा, इनका इनिशियल फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो सकता है। जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होगा ना उस रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन में, वो अलग होगा उस इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी से। यानी कि अगर दो लाइट वेव्स है जिनके फ्रिक्वेंसी सेम है और उनका फेज डिफरेंस ज़ीरो है शुरुआत में या फिर कांस्टेंट है, तो वो अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी आता है उस सुपरपोजिशन के रीजन में, वो उससे अलग होता है जो वो पहले थे, अकेले थे। यानी कि इंटरफेरेंस के बाद उसका फ्रिक्वेंसी, आई मीन फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड बदल जाता है। यानी दो लाइट रेज, लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस के कारण एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। और यही जो मॉडिफिकेशन होता है ना एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन में, यही इंटरफेरेंस कहलाता है। वंस अगेन, जब दो लाइट वेव सेम फ्रिक्वेंसी और जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ सुपर इम्पोज करे एक दूसरे के ऊपर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो होता है सुपर इम्पोजिशन के रीजन में वो अलग होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स से। ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन आया इंटेंसिटी में, यही है रीजन ऑफ सुपरपोजिशन जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके दो टाइप्स बताए गए हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड होता है इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिंग वह जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़्यादा हो सम ऑफ से, यानी दो इंडिविजुअल वेव इंटेंसिटीज़ जो हैं, मान लेते हैं शुरुआत का वेव का इंटेंसिटी I1 है एंड दूसरे का I2, तो जो रिजल्टेंट I हो वो इन दोनों से ज़्यादा हो तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इसी इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव तब जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो इनके इंडिविजुअल सम से कम हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वंस अगेन,
तो यहाँ का कहा हम लोग ने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो उनके इंडिविजुअल के सम से बड़ा होता है और डिस्ट्रक्टिव में उनके इंडिविजुअल के सम से छोटा। इसलिए यहाँ कोई भी वायलेशन नहीं हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी इंटरफेरेंस में। ओके, इसीलिए एनर्जी जो होते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एनर्जी, उसे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी तक शिफ्ट कर देना चाहिए। ओके, अब हम लोग सोर्सेज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सोर्सेज के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सोर्सेज के भी टाइप्स हैं। पहला कोहेरेंट सोर्स। दो सोर्सेज कोहेरेंट तब होंगे जब वो लाइट वेव सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस से शुरू करेंगे। Two sources are said to be coherent if they emit light waves of the same wavelength and start with same phase or have a constant phase difference. दो sources coherent तब कहलाएंगे जब वो light waves same wavelength के emit करे और same phase से या फिर constant phase difference से शुरुआत करें। दो sources coherent तब जब उनके light waves के wavelengths same हो और वो same phase से या फिर constant phase difference से शुरुआत करें। ध्यान रखने वाली बात, लेज़र एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स का सोर्स है जिसका डिग्री ऑफ कोहेरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेन पॉइंट्स कोहेरेंट सोर्सेज का, ये एक सिंगल सेम सोर्स से मंगाए जाते हैं, उनका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी सेम होता है। नेक्स्ट आता है इनकोहेरेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज जो है वो सेम वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रही है, लेकिन जो वेव्स है वो फेज में नहीं है। यानी कि तुम्हारे जो दो मोनोक्रोमेटिक इंडिविजुअल सोर्सेज हैं वो सेम वेवलेंथ तो बना रही है लेकिन वेव्स फेज में नहीं है, इसीलिए वो इनकोहेरेंट हो गए। ये इसलिए क्योंकि एटम्स कभी भी लाइट वेव्स एमिट नहीं कर सकते सेम फेज में, और ये सोर्सेज जो होंगे इसलिए इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। इन दो इंडिपेंडेंट लेज़र बीम्स के कारण ये पॉसिबल हो गया इंटरफेरेंस पैटर्न को रिकॉर्ड करना। तो हमने सोर्सेज के टाइप्स तक बताया। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब हम अगले क्लास के अगले पार्ट से वापस आएंगे। बाय।